स्पाउस एक अनकही सी दिल की दास्तान बाय सैमा सिफ एपिसोड नंबर 10। वो सारे दोस्त इस वक्त उंजिला के गिर्द घेरा बनाकर खड़े थे। न जाने क्यों आज इन्हें नाइट किंग वो पुराना वाला शख्स न लगा जो उंजिला पर जान देता था। ये तो वाकई ही में कोई सफाक दरिंदा था जो अपने ही इश्क को डराकर हंस रहा था, जबकि उंजिला आहिस्ता आहिस्ता करती हिम्मत छोड़ रही थी। उंजिला, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ। मुझे घर जाना है। तुम पागल हो किंग, वो डर रही है तुमसे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मरियम की बात सुनते उंजिला ने अटकते और रोते जवाब दिया तो हयाम ने गुस्से से सवाल किया, जिस पर उर्विल ने एक गहरा सांस भरा, फिर फौरन उठा तो सिवाय हयाम के इन सब दोस्तों की आंखें फटी। वो इन्हें आपस में उलझाकर बड़े महारत से अपने हाथों की हथकड़ियां खोल चुका था। उर्विल टेबल से उठता फौरन उंजिला की तरफ बढ़ा तो उंजिला ने नफी में सर हिलाया। इससे पहले कोई कुछ बोलता उर्विल एक ही जस्त में उंजिला के पास पहुंचता, इसकी कमर में हाथ डालता, इसे अपने हिसार में ले गया। रिलैक्स बेबी गर्ल, कुछ नहीं हुआ और मैंने आज तक किसी का नाजायज़ कत्ल नहीं किया। मैं उन लोगों को मारता हूँ जो दूसरों की इज्जतें खाते हैं, फ्रॉड करते हैं। मैंने ऐसी किसी लड़की को आज तक नहीं मारा जिसने मुझे रिजेक्ट किया हो, और तुम वो पहली लड़की हो जो मेरी ज़िंदगी में और मेरे दिल में एक ख़ास मुकाम रखती हो। समझी? कांपना बंद करो। उर्विल की बात सुनते उंजिला ने गहरे गहरे सांस भरते खुद को नॉर्मल किया, फिर हाँ में सर हिलाया तो उर्विल ने इसका गाल चूमा, जिस पर उंजिला ने आंखें फैलाते इसे देखा। इंटरव्यू करना है मेरा? उंजिला की हैरानगी देखते उर्विल ने मुस्कुराते सवाल किया तो उंजिला ने हाँ में सर हिलाया, जिस पर उर्विल की मुस्कुराहट गहरी हुई। देखो मशारिब कमाल, इसे कहते हैं इश्क। जिसने उंजिला को डराया, सुकून भी उंजिला को उसी से मिला। सलार की बात पर मशारिब ने इसे खा जाने वाली नजरों से घूरा, जिस पर सलार ने कंधे उचकाए, जबकि उर्विल खामोशी से घुटने टेकता उंजिला के सामने जमीन पर बैठा। पूछिए, क्या पूछना है? ऐसे नहीं, आप वहाँ जाएं पहले। यकीन मानो उंजिला, मैं दरिंदा ज़रूर हूँ मगर इंसानी गोश्त नहीं खाता। उर्विल के सवाल पर उंजिला इसे सामने इसकी जगह की तरफ जाने का इशारा करती बोली तो उर्विल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिस पर उंजिला ने नज़रें झुकाई तो उर्विल उठता मुस्कुराकर जाता अपनी जगह पर वापस बैठा। आप कत्ल क्यों करते हैं? क्योंकि लोग गलत काम करते हैं। कत्ल करने से क्या होता है? मुझे दिली सुकून मिलता है। जब कोई शख्स मेरे सामने दर्द से तड़पता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। एक सुकून सा अपनी रगों में दौड़ता महसूस करता हूँ मैं। बस इसीलिए कत्ल करता हूँ। गैर कानूनी काम क्यों करते हैं? ताकि लोगों के दिलों में किंग का डर बैठा रहे। जब मैं किसी को दर्द में देखती हूँ तो मुझे भी दर्द महसूस होता है, हालांकि असल में मैं बिल्कुल ठीक होती हूँ। क्या आपको किसी का दर्द महसूस नहीं होता? नहीं, मुझे नहीं होता, इसीलिए मुझे इंसान नहीं दरिंदा कहा जाता है। आपको किसी का दर्द क्यों नहीं होता महसूस? शायद इसलिए कि मेरे सीने में दिल नहीं, पत्थर है। मगर खैर, अब तो ये पत्थर भी धड़कने लगा है। हर इंसान के सीने में दिल ही होता है, पत्थर नहीं होता। ये महज किताबी बातें हैं। और अगर आपको किसी का दर्द महसूस नहीं होता तो मेरा मानना है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है। खैर, मैं इस वजह पर नहीं जाऊंगी, मगर ये जानना चाहूँगी कि दरिंदा बनने के बाद आपने कभी किसी का दर्द महसूस करने की कोशिश की है? नहीं, मैंने कभी महसूस नहीं किया और ना मैं कभी महसूस करना चाहता हूँ। जब मेरा दर्द किसी ने महसूस नहीं किया तो मैं क्यों किसी का दर्द महसूस करूँ? मेरी तरफ से सब भाड़ में जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उर्विल के अपनी जगह पर बैठने पर उंजिला ने पहले तो पानी पिया, फिर वो सवाल पर सवाल करती गई, जबकि उर्विल इसे जवाब देता गया। इसकी आखिरी जवाब पर उमैस ने चौंक कर इसे देखा। ऐसी बात नहीं है उर्विल, बाबा ने बहुत कोशिश की थी मगर क्या उमैस शिराजी, मैं बहुत रोया था, तब तड़प गया था मैंने बाबा से कहा था मुझे इन पुलिस वालों के हवाले मत करें, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता। मगर बाबा, वो एक बिजनेस टाइकून और पावर में होकर भी मुझे इन पुलिस वालों से बचा ना सके। तुम जानना चाहोगे मैंने उस जेल में क्या कुछ बर्दाश्त किया था? मैं 17 का था सिर्फ उमैस, और पता है वो पुलिस वाले क्या करते थे? किंग, खामोश हो जाओ, तुम मजीद कुछ नहीं बोलोगे। उर्विल की बात पर उमैस परेशानी से बोला। अभी इसकी बात पूरी भी ना हुई थी कि उर्विल इसकी बात काटता गुस्से से बोला, जबकि इसे सच बोलने पर आते देखकर हयाम इसकी बात काटती नफी में सर हिलाती बोली तो उर्विल ने इसे गुस्से से घूरा। हया, क्यों ना बोलूं मैं? इन्हें भी तो पता चले, हमें दरिंदे बनाने वाले इन जैसे इंसान ही हैं। डार्क वर्ल्ड का कोई भी दरिंदा अपनी माँ के पेट से दरिंदा बनकर नहीं निकला था। इसे दरिंदा इस दुनिया में रहने वाले सफाक लोगों ने बनाया है। और अब जब हम सफाक हुए तो दुनिया वाले मासूम हो गए? कभी नहीं। मैं उस शख्स की जान लेकर रहूंगा जिसकी वजह से मैंने इस घिनौनी और मनहूस दुनिया में कदम रखा, जिसकी वजह से मैं अपनी माँ का लाडला, अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने बाप से, यहाँ तक के अपने जुड़वा भाइयों से दूर हो गया। मैंने कच्ची उम्र में जिंदगी के वो दुख दर्द झेले हैं उमैस शिराजी, जिस उम्र में मोर के पंख रखते थे लोग किताबों में।
तुम लोग कहते हो डार्क वर्ल्ड में दरिंदे शाजिल मिराज बनाता है, सही कहते हो, वही बनाता है। मगर इस दरिंदे को तुर्की के डॉन नाइट किंग को शाजिल मिराज ने नहीं बनाया। मैं शाजिल मिराज को मिलने से पहले ही सफाक और बेहिस हो चुका था। शाजिल मिराज ने तो मुझे सिर्फ जेल से आज़ादी दिलवाई थी। दरिंदा तो मुझे उस शख्स ने बनाया जिसने मुझे जेल भेजा था। फिर उन पुलिस वालों ने बनाया जो मुझे मारते थे। पता है कैसे मारते थे? वो वहशी पुलिस वाले मुझे जानवरों की तरह मारते थे, इतनी ज़ोर ज़ोर से कि मेरी चीखें दिलदोज़ होती थी। और क्यों मारते थे? ताकि मैं वो गुनाह कबूल करूं जो मैंने किया ही नहीं था। अरे 2 मिनट के लिए तो जानवर पर भी रहम आ जाता है, मगर इन्हें मुझ पर रहम नहीं आता था, क्योंकि उनके लिए मैं जानवरों से भी बदतर था। कोई किसी जानवर को भी ऐसे नहीं मारता जैसे मुझे मारा जाता था, और मैं बस मार खाता था। तुम्हें पता है उमैस, 2 दिन मैंने उन पुलिस वालों के बहुत तरले किए कि मुझे मत मारे। यहाँ तक कि मैंने उस पुलिस वाले के पाँव तक पकड़े थे कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे छोड़ दे, मैंने नहीं किया ये सब। मगर वो बाज नहीं आता था। वो मुझे थप्पड़, लातों, मुक्कों, ठुड्डों से मारता था। यहाँ तक कि इस पुलिस वाले ने मुझे बेल्टों और हंटरों से भी मारा ताकि मैं वो ना करदा गुनाह कबूल कर लूँ। मगर फिर तीसरे दिन मैं खामोश हो गया। वो मुझे वैसे ही मारता, जानवरों की तरह, मगर मैं एक आवाज़ ना निकालता, क्योंकि मुझे पता था वहाँ मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। मैंने बेकसूर होते हुए भी पुलिस की मार खाई और वहीं से मैं सफाक बना। मगर पता है, इन पुलिस वालों का इस सब से भी दिल ना भरा। 1 हफ्ते के इतने तशद्दुद के बाद भी जब मैंने वो ना करदा गुनाह कबूल ना किया, तो उन्होंने मुझे तकलीफ देने की एक नई स्कीम बनाई। उन्होंने मुझे लकड़ी के फट्टे पर उल्टा लिटाया। मुझ में इतनी हिम्मत ना थी कि मैं खुद से करवट भी बदल सकता। उन्होंने मेरे कपड़े उतारे और मुझे उस लकड़ी के फट्टे के साथ कसकर बांधा। उस वक्त मुझे लगा कि मेरे हाथ पैर मेरा साथ छोड़ गए हैं, मैं अभी भी जिंदा हूँ। ये बात मुझे तब फील हुई जब उन्होंने मेरी बरहना कमर पर खोलता हुआ पानी डाला, और वो पानी सिर्फ खोलता हुआ गर्म नहीं था, उसमें नमक और मिर्च का मिलाप था। इस उबलते हुए नमक मिर्च वाले पानी ने मेरी कमर के चीथड़े उड़ा दिए। मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया, इस वक्त लगा कि मैं बस ख़त्म हो चुका हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखों में अंधेरा छाने लगा, और उस वक्त उस मुकम्मल अंधेरे के जाने से पहले मैंने एक चेहरा देखा जो फरिश्ता बनकर मुझे उस जहन्नुम से बचाने आया था। वो चेहरा शाजिल मिराज का था उमैस। और तुम कहते हो बाबा ने कोशिश की थी? उर्विल की बात सुनते, इसकी तकलीफ़ें महसूस करते इन 7 दोस्तों के रोंगटे खड़े हुए। उन्जिला और मरियम तो बाकायदा इसकी बात सुनते रो रही थीं, जबकि उमैस से मज़ीद रहा ना गया। वो एक झटके से खड़ा हुआ और भाग कर जाता उर्विल के गले लगा, तो उर्विल ने भी इसे खुद में भेजा। बाबा और मॉम तुम्हें और उबैस को बहुत याद करते हैं। मैं आऊँगा एक दिन उनसे मिलने ज़रूर, मगर अभी नहीं। उबैस कैसा है? वो तुमसे मिला? उमैस की बात सुनते उर्विल फ़ौरन बोला, तो उमैस ने परेशानी से सवाल किया, जिस पर उर्विल ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं तुम्हें इस सब के बारे में कुछ नहीं बता सकता। कुछ दिनों तक मैं बाबा और मॉम को मिलने आऊँगा, मगर उसके लिए तुम्हारा यहाँ से निकलना ज़रूरी है। उसकी फ़िक्र तुम मत करो, शाजिल मिराज तुर्की पहुँच चुका है। मैं अगले 2 घंटे में यहाँ से आज़ाद होऊंगा। उर्विल की बात सुनते उमैस ने हाँ में सर हिलाया। फिर सलार फ़ौरन बोला, तो उर्विल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इससे पहले इनमें से कोई कुछ कहता, 2 कांस्टेबल अंदर दाखिल हुए। मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया है, आप लोग जा सकते हैं। इस कांस्टेबल की बात सुनते सब लोग अपना अपना सामान उठाते वहां से चले गए, जबकि पीछे वो दोनों कांस्टेबल उर्विल को अपने साथ वापस इस लोहे के कमरे में ले गए। मंजर था तुर्की के शहर इस्तांबुल का, जहां पर इस वक्त वो सब दोस्त एक आलीशान कसर के बाहर खड़े थे, सिवाय हयाम के। इन 6 दोस्तों के अलावा सिकंदर फैमिली, सैयद फैमिली, कमाल फैमिली, शेराजी फैमिली और शाह फैमिली भी मौजूद थी। 1 एकड़ पर बना ये आलीशान कसर इस वक्त तुर्की का सबसे महंगा, सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत कसर माना जाता था। इसकी कुल कीमत $395 बिलियन थी। इस कसर की कीमत इसे दुनिया के 5 महंगे तरीन घरों में से एक बनाती थी, और यही वजह थी कि यह कसर पूरी दुनिया में कसरे शराज के नाम से जाना जाता था। इस घर का असल मालिक कौन था, ये तो सिर्फ गिने चुने लोग ही जानते थे। तुर्की के लोगों का मानना था कि इस घर के मालिक ने अपने किसी बहुत प्यारे के नाम पर इस कसर का नाम रखा है, जो काफ़ी हद तक दुरुस्त भी था। पूरा तुर्की ये बात जानता था कि कसरे शराज का मालिक फ्रांस में रहता है, और अपने बिजनेस की वजह से तुर्की अक्सर आता जाता रहता है, और वो जब भी तुर्की आता है अपने इसी कसर में क़याम फरमाता है। जहाँ ये सफ़ेद रंग का आलीशान कसर कसरे शराज के नाम से जाना जाता था, वहीं इस कसर का एक नाम और भी था,
डार्क वर्ल्ड में इसे डिमॉन, एंजल और नाइट किंग के दुश्मनों का कब्रिस्तान भी कहा जाता था, क्योंकि डार्क वर्ल्ड का हर शख्स जानता था ये कसर सामने से देखने में जितना सफ़ेद और खूबसूरत है, असल में उतना ही काला और बदसूरत है। वजह वो टॉर्चर सेल था जो इस कसर के बेसमेंट में खास डिमॉन ने बनवाया था, और डिमॉन के इस टॉर्चर सेल का फ़ायदा एंजल और नाइट किंग भरपूर तरीके से उठाते थे। हरम के साथ जोर ज़बरदस्ती करने वाले लड़कों को भी कसरे शराज के टॉर्चर सेल में लाया गया था, और आज शाजिल मिराज के तुर्की पहुंचने पर एंजल इन सबको कसरे शराज बुला चुकी थी, ताकि सैयद इब्राहिम अलवी और सैयद उस्मान अलवी ये देख सके कि औरत किसी से कम नहीं होती। वो हर चीज का बदला सूद समेत वापस लेती है, और जब एक दरिंदा अपनी दरिंदगी पर उतरता है तो वो किसी को नहीं पहचानता। वैसे तो हयाम ने इन सबको खास इन लड़कों की मौत के लिए बुलाया था, मगर नहीं जानती थी कि शाजिल मिराज आज सैयद इब्राहिम अलवी को इसकी ताकत दिखाने वाला है। वो सब लोग इस खूबसूरत से कसर को देखते अंदर की जानिब बढ़े तो इन्हें सामने ही एक लड़की खड़ी नजर आई। यकीनन वो इस कसर की मुलाजमा थी। हुलिया भी कुछ मुलाजमों जैसा ही था। इस लड़की के इशारा करने पर वो सब लोग चलते हुए लाउंज में दाखिल हुए तो इन्हें सामने ही हयाम सोफे पर बैठी चाय पीती नजर आई। हयाम को देखते हरम खुशी से ताली मारती इसकी तरफ भागी तो सलार और सिकंदर बलाज ने नफी में सर हिलाया, जबकि अपने सामने हरम को देखते हयाम ने मुस्कुराते हुए इसका गाल चूमा। इसे ये प्यारी गुड़िया बहुत पसंद थी। हरीम के आज स्टिचेस खुले थे, इसलिए वो अपने घर पर आराम फरमा रही थी। इसके लाख बार कहने पर भी कमाल साहिब, शीजल और जाजिब इसे साथ ले जाने पर राजी ना हुए थे, इसलिए हरीम को घर ही रहना पड़ा था। हरम, तुम्हें वो गंदे अंकल याद हैं जो उस दिन तुम्हें अपने घर ले गए थे? यस, याद है, इन्होंने मुझे बाइट किया था। और हाँ हाँ, हमें पता है हरम, मैंने कहा था ना कि इनको सज़ा हम बाबा के सामने देंगे, तो बस आज इनकी सज़ा का दिन है। हयाम के सवाल पर इसके पास बैठी हरम फौरन बोली तो हयाम इसकी बात काटती बोली, जबकि बाकी सब बस खामोशी से बैठे इन्हें सुन रहे थे। हयाम की बात सुनते हरम ने हाँ में सर हिलाते अंगूठा दिखाते ओके किया तो हयाम हल्का सा मुस्कुराई। फिर वो इन सबको लेती कसरे शराज के टॉर्चर सेल में आई, जहां पर वो चार शख्स पहले से ही कुर्सियों से बंधे अधमुई हालत में थे। इन लड़कों को देखते सलार के माथे पर बल पड़े, जबकि हरम ने फौरन हयाम का बाजू पकड़ा तो हयाम ने मुस्कुराते हुए इसे देखा। डरने की जरूरत नहीं है हरम, मैं हूं ना। हयाम की बात पर हरम ने हाँ में सर हिलाया। तभी एक शख्स कमरे में हयाम के ब्लैक पैंथर को लेते दाखिल हुआ, मगर असल रोंगटे तो सबके तब खड़े हुए जब एक और आदमी एक लीश में कैद किए जगुआर को लिए अंदर दाखिल हुआ। तो सब ने परेशानी से एक दूसरे को देखा। हरम, अब तुम ब्लैक को बताओ कि इन लोगों का क्या करना है। जैसा तुम कहोगी वैसा ही ब्लैक और डी करेगा। ब्लैक, तुम इन गंदे अंकल को खा जाओ, बोटी बोटी कर दो इनकी, और इन्हें भी वैसे ही पहन दो जैसे इन्होंने मुझे दिया था। मारा था ना मुझे गंदे अंकल ने, अब ब्लैक तुम भी इन्हें मारो। हयाम की बात सुनते दो आदमियों ने फौरन से इन कुर्सी के साथ बंधे आदमियों को खोलते जमीन पर फेंका, जबकि हरम आगे बढ़ती गुस्से से रोती बोली, ठीक है भाई, वो दिमागी तौर पर तंदुरुस्त नहीं थी, मगर एक लड़की तो थी। इसे इतना पता था कि कौन इसे बैड टच करता है और कौन नहीं। सब कुछ भूल जाने वाली हरम इस दिन वाला मंजर भूली नहीं थी। हरम की बात सुनते सलार और सिकंदर बलाज ने एक दूसरे को देखा। इन्हें हरम से इस जवाब की उम्मीद न थी, जबकि हयाम ने सर घुमाते उस्मान और माहम को देखा, जो एक साथ खड़े परेशानी से ये मंजर देख रहे थे। तुमने कहा था ना उस्मान कि एक लड़की दरिंदा कैसे हो सकती है, तो आज तुम्हें तुम्हारे इस सवाल का जवाब बखूबी मिलेगा। देख लो माहम, ये सुनहरे बालों वाली चुड़ैल क्या कुछ कर सकती है। ब्लैक, खा जाओ इन गंदे अंकल को। हयाम पहले उस्मान और फिर माहम को देखती बोली तो इन दोनों ने परेशानी से इसे देखा। तभी हरम एक बार फिर चिल्लाई तो हयाम ने हाथ उठाते अपने आदमियों को इशारा किया, और बस इस इशारे के मिलते ही इन दोनों आदमियों ने इस पैंथर और जगुआर के गले में बंधे पट्टी से रस्सी की हुक निकालते इन्हें आज़ाद किया। तो वो दोनों ही अपनी मखसूस आवाज़ निकालते भागकर इन आदमियों के पास गए, और फिर कसरे शराज के टॉर्चर सेल में इन आदमियों की दिलदोज़ चीखें गूंजी, क्योंकि वो दोनों जंगली जानवरों ने इन्हें बुरी तरह से नोच खाया था। इस सारे मंजर को देखते वहाँ मौजूद हर शख्स हैरानगी से ये सब देख रहा था, जबकि हयाम मज़े से एक कुर्सी पर बैठती आंखें बंद कर गई, यूं जैसे इन चीखों से इसे बहुत सुकून मिल रहा हो। इस जगुआर और पैंथर ने इन चारों आदमियों को सबके सामने चीर फाड़ कर रख दिया था। मैम, बाहर सर आए हैं, आपके मेहमान आ गए हैं, जाए मिल लें उनसे। एक आदमी हयाम के पास आता बोला तो सबने परेशानी से एक दूसरे को देखा। तभी हयाम सैयद इब्राहिम अलवी को देखती बोली तो वो हाँ में सर हिलाते बाहर निकले। इनके बाहर जाते ही बाकी लोग भी खामोशी से बाहर आए, जब इन्हें सामने ही शाजिल मिराज सोफे पर बैठा नजर आया, जबकि इसकी राइट साइड पर एक मास्क वाला लड़का भी बैठा था। नाइट किंग को अपने सामने आज़ाद बैठे देखकर इन 6 दोस्तों ने हैरानगी से इसे देखा।
अभी दोपहर में ही तो वो इससे जेल में मिलकर आए थे। शाजिल मिराज को देखते सैयद इब्राहिम अलवी मुस्कुराकर आते सोफे पर बैठे। बोलिए अलवी साहब, आपने मुझे कैसे याद किया? तुमने मुझसे कहा था तुम मुझे अपना ऐसा दरिंदा जोयान की हिफाजत के लिए दोगे जो जोयान को बचाने की खातिर कुछ भी कर गुजरेगा। मगर यहाँ तो तुमने एक लड़की भेजी है जो सिर्फ अपने पालतू जानवरों से लोगों को मारती है, यानी कि वो खुद कुछ नहीं कर सकती। अब अगर ऐसे में जोयान पर हमला होगा तो वो इसे कैसे बचाएगी? अलवी साहब, मैं आपको कुछ भी कह लूँ आपको मुझ पर यकीन नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको मुंह से कुछ नहीं कहूँगा बल्कि आपको दिखाऊंगा कि मेरा दरिंदा आपके बेटे के लिए क्या कुछ कर सकता है। शाजिल मिराज की बात सुनते सैयद इब्राहिम अलवी साहब फौरन बोले, जिस पर शाजिल मिराज ने मुस्कुराकर जवाब दिया तो सैयद इब्राहिम अलवी साहब हैरान हुए। तभी एक आदमी कसर शराज में दाखिल हुआ और इसने न आओ देखा न ताओ। वो स्पीड से आगे बढ़ता अपनी बेल्ट से चाकू निकालता जोयान पर हमला कर गया, जबकि इस आदमी को जोयान के पेट में चाकू घुसाता देखकर सबकी चीखें बुलंद हुई। इससे पहले वो आदमी चाकू की नोक भी जोयान के पेट को लगाता किसी ने आते बीच से ही चाकू पकड़ लिया था। जोयान जो आंखें बंद किए अपनी मौत का इंतजार कर रहा था, जब 2 मिनट तक कुछ ना हुआ तो जोयान ने फौरन आंखें खोली। अपने सामने हयाम को चाकू बीच में से ही पकड़ते देखकर जोयान के साथ बाकी सब भी हैरान हुए, जबकि हयाम ने गुस्से से इस आदमी को घूरते इसे एक जोरदार लात मारी तो वो आदमी दूर जा गिरा, जबकि चाकू जो हयाम ने पकड़ा था वो इस आदमी के साथ ही पीछे को जाता हयाम की हथेली को काट गया। हथेली पर कट लगने की वजह से हयाम के हाथ से खून बहने लगा, जबकि वो आदमी फौरन खड़ा होता फिर से जोयान पर हमला करने लगा। तो हयाम अपनी हथेली की परवाह किए बगैर आगे बढ़ी और इसने इस आदमी को रोकने की खातिर पास पड़ा आवाज गुस्से से इसके सर में मारा तो वो आदमी दर्द से कराहता जमीन पर बैठा। जब हयाम ने गुस्से से इस आदमी का हाथ मोड़ते इसके कंधे पर लात मारते इस आदमी का कंधा तोड़ा तो वो आदमी दर्द से चीखें मारने लगा, जबकि हयाम के इस रूप को देखते सब हैरानो परेशानी से सांस रोक गए। जबकि हयाम ने बिना देर किए इस आदमी का सर पकड़ते एक झटके से मोड़ते इसे इस फानी दुनिया से निजात दिलवा दी। इस आदमी के बेदम होकर गिरने के बाद हयाम ने अपनी जीन से अपना वो मखसूस गोल्डन चाकू निकाला जिस पर एंजल लिखा था। फिर वो घुटने के बल इस आदमी के पास बैठी और बेदर्दी से इस आदमी का सीना चीरती अपने हाथ से इसका दिल नोच कर निकालती पास खड़े शाजिल मिराज के आदमी की तरफ उछाल गई, जिस पर इस आदमी ने इस दिल को यूं कैच किया जैसे वो कोई गेंद हो। जबकि हयाम की इतनी सफाकी देखते सबके सांस खुश्क हुए। अलवी साहिब, ये है मेरा दरिंदा एंजल। क्या आप अब भी कहेंगे कि ये मेरे बेटे की हिफाजत कैसे करेगी? एंजल, तुम ठीक हो? हाथ दिखाओ। शाजिल मिराज की बात सुनते सैयद इब्राहिम अलवी ने नफी में सर हिलाया, जबकि उर्विल आगे बढ़ता हयाम का हाथ पकड़ता इसका मुआयना करने लगा। फिर इसके इशारा करने पर एक आदमी फर्स्ट एड बॉक्स लाया तो उर्विल ने फौरन हयाम के हाथ की पट्टी की, जबकि बाकी सब ने परेशानी से इन्हें देखा। एक बात याद रखिएगा अलवी साहिब, मेरे दरिंदे कभी भी अपनी चीज़ और अपना हक किसी को नहीं देते। वो इस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं मगर किसी को देते नहीं हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? शाजिल मिराज की बात पर सैयद इब्राहिम अलवी साहिब ने परेशानी से जोयान को देखा तो शाजिल मिराज हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर अपने आदमियों को जगह साफ करने का कहता वहाँ से निकलता चला गया। जबकि इसके जाने के बाद बाकी सब भी अपने अपने घरों को रवाना हो गए। आज फेमस सिंगर माहिर शाह का लाइव कॉन्सर्ट था इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में, जिसे देखने पूरे इस्तांबुल से कई लोग आए थे। इन्हीं लोगों में हमारे वो 7 दोस्त भी शामिल थे। हयाम तो इस कॉन्सर्ट के लिए बहुत एक्साइटेड थी, जबकि बाकी के इसके दोस्त बेजार थे। इन्हें इस कॉन्सर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मशारिब ने ज़बरदस्ती जाजिब और हरीम के भी पासेस ऑनलाइन बुक कर दिए थे, जिस पर जाजिब ने इसे उस्मान और माहम के भी पासेस बुक करने को कहा था और इस वक्त वो चारों भी यूनिवर्सिटी पहुंच चुके थे। अभी कॉन्सर्ट शुरू होने में कुछ वक्त था, इसलिए वो सब लोग कैफ़े में बैठे थे। जब सलार कैफ़े पहुंचा, अपने सामने हरीम को देखते सलार यही समझा कि हयाम ने हरम को भी बुलाया है। सलार आता हरीम के पास बैठा, तभी इनका ऑर्डर आया। चलो मुंह खोलो शाबाश और इसे ख़त्म करना है, समझी? ऑर्डर आने की देर थी कि सलार मुस्कुराता हरीम को देखता बोला तो हरीम और जाजिब ने इसे परेशानी से देखा। जबकि सलार अपनी बात मुकम्मल करता सैंडविच उठाता हरीम के मुंह के आगे कर गया, जिस पर हरीम ने परेशानी से पहले सलार और फिर जाजिब को देखा। क्या हुआ मैम, सैंडविच नहीं खाना? आप कौन हैं? क्या मतलब मैं कौन हूँ? सलार के सवाल पर हरीम ने परेशानी से सवाल किया तो सलार ने आईब्रो उचकाते सवाल किया, जिस पर सब ने सलार को हैरानगी से देखा। जाजिब, मशारिब, ये कौन है? ये मनहूस साला मेरा दोस्त है। क्या मशारिब? ये तो मासा मुफा नहीं था तुम्हारा? हरीम के सवाल पर मशारिब गुस्से से बोला तो इसके मुंह से मशारिब का सही नाम सुनते सलार ने परेशानी से सवाल किया, जिस पर हयाम ने अपनी हंसी दबाई। सलार, ये हरम नहीं हरीम है, जाजिब की वाइफ। क्या?
मगर ये तो सेम टू सेम हरम जैसी है। आई एम सॉरी भाभी, मुझे नहीं पता था आप मेरी भाभी हैं, रियली सॉरी। वैसे शक्ल तो मुझे भी सेम हरम जैसी लग रही है। हयाम की बात सुनते सलार परेशानी से बोला तो सबने हाँ में सर हिलाया, यूं जैसे इसकी बात से मुत्तफिक हो। फिर उस्मान परेशानी से बोला तो हरीम ने जाजिब को देखा। तभी मैं कहूँ कि मैंने हरीम को कहीं देखा है, मगर मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि कहाँ देखा है। अब याद आया, हरीम और हरम के नैन नक्श एक जैसे हैं, बस बालों और आंखों का रंग मुख्तलिफ है। क्या हुआ, आप क्यों इतनी खुश हो रही हैं? तो मेरे भैया आ रहे हैं आज, मैं खुश भी ना हूँ। जाजिब की बात सुनते सब लोग हैरान हुए। दो मुख्तलिफ लड़कियां एक जैसी कैसे हो सकती थी? जबकि माहम को बिला वजह मुस्कुराता देखकर मरियम ने सवाल किया तो माहम ने मुस्कुराते जवाब दिया, कौन सा भाई? मैं क्यों बताऊं, जाकर मेरी मॉम से ही पूछे। माहम के जवाब पर उस्मान ने परेशानी से सवाल किया। इसकी मालूमात के मुताबिक माहम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। जबकि उस्मान के सवाल पर माहम ने मुंह बनाकर जवाब दिया। जब से इन दोनों का निकाह हुआ था वो उस्मान को कम ही बुलाती थी, जबकि उस्मान इसे मनाने की कोशिश हर वक्त करता रहता था। माहम का जवाब सुनते जोयान ने मुंह बनाया। इसे नहीं पसंद था कोई इसके भाई से बदतमीजी करे। जोयान को मुंह बनाता देखकर हयाम ने अपनी हंसी दबाई। हाँ तो पूछ लेंगे हम आपकी मॉम से, ना जवाब दें आप हमें। और अगर आपको हम दोनों भाई इतने ही बुरे लगते थे तो खुद मना कर देती ना निकाह के लिए। हम दोनों भाइयों को क्यों ब्लेम कर रही हो? जोयान, भाभी है वो तुम्हारी, तमीज से बात करो। अच्छा, जब ये आपसे बदतमीजी कर सकती है तो मैं इनसे क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये लड़की हैं और मैं लड़का। मैं आपको साफ बता रहा हूँ भाई, मैं हरगिज़ ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगा कि ये आपसे बदतमीजी करें। अगर इज्जत से रह सकती हैं तो ठीक, वरना हमें कोई मसला नहीं। ये आपसे अलहदगी इख्तियार कर सकती हैं और अपने मन चाहे लड़के से निकाह कर सकती हैं, हमें कोई इशू नहीं है। जोयान की बात सुनते उस्मान हल्के गुस्से से बोला तो जोयान ने गुस्से से जवाब दिया। जबकि इसकी आखिरी बात सुनते जहां उस्मान ने इसे हैरानगी से देखा, वहीं माहम ने नजरें झुकाई। निकाह को 1 महीना होने को आया था, मगर उस्मान ने आज तक इसकी हर बात खामोशी से सुनी थी। मगर आज जोयान की बात सुनते माहम को पहली दफ़ा एहसास हुआ था कि वाकई ही में इसका निकाह हो गया है और अब इसे अपने इस निकाह को कायम रखने के लिए हर मामले में समझौता करना होगा। जबकि जोयान की आखिरी बात पर बाकी सब ने भी इसे परेशानी से देखा। आई एम सॉरी जोयान, मैं आइंदा ऐसे बात नहीं करूँगी। सॉरी मुझसे नहीं, भाई से करें जिनसे बदतमीजी की है आपने। आई एम सॉरी उस्मान। माहम नजरें झुकाती अपने आंसू अंदर उतारती बोली तो जोयान ने गुस्से से सर मारते जवाब दिया, जिस पर माहम उस्मान की तरफ घूमी और फिर बिना उस्मान को देखे सॉरी बोलती वहां से भागने के अंदाज में निकली। तो उस्मान ने भी इसके पीछे दौड़ लगाई। वो कहाँ इस लड़ाको मासी की आंखों में आंसू देख सकता था। जबकि इन दोनों के जाने के बाद हयाम ने जोयान को घूर कर देखा। ऐसे ना देखो, प्यार हो जाएगा। तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म आ रही है जोयान? वो इन दोनों का आपस का मामला है, वो एक दूसरे से प्यार से बात करें या बदतमीजी से। जब इन दोनों को प्रॉब्लम नहीं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ तो कोई मेरे भाई से बदतमीजी करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तो मॉम को भी भाई को डांटने नहीं देता, फिर ये कल की आई लड़की कौन होती है मेरे भाई से बदतमीजी करने वाली? जोयान की बात सुनते हयाम हल्के गुस्से से बोली तो जोयान ने फौरन जवाब दिया, जिस पर हयाम ने अफसोस से नफी में सर हिलाया। वो कल की आई लड़की तुम्हारे भाई की बीवी और उसकी पसंदीदा औरत है और वो रिश्ते में तुम्हारी भाभी लगती है। तुम्हें उससे बिल्कुल भी ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर कल को मैं तुमसे बदतमीजी करूंगी तो क्या तुम मुझे भी छोड़ दोगे? तुम बदतमीजी थोड़ी करोगी, पता है मुझे। हाँ, ये सिर्फ तेरी हड्डियां तोड़ेगी। जोयान कुछ बोलता इससे पहले ही जाजिब बोल पड़ा। जाजिब की बात सुनते यहाँ फौरन बोली तो जोयान ने इसे देखते जवाब दिया, जबकि मशारिब ने मुस्कुराकर टुकड़ा लगाना फर्ज समझा। तो जोयान ने इसे घूर कर देखा, जबकि सलार नफ़ी में सर हिलाता उठ खड़ा हुआ। अब ये सवारी कहाँ चली? कॉन्सर्ट शुरू होने लगा है, ग्राउंड में जा रहा हूँ, आना होगा तो आ जाना। उमैस के सवाल पर सलार फौरन बोला और बाहर की जानिब बढ़ा। फिर बाकी के सब लोग भी इसके पीछे बाहर की जानिब बढ़े। माहम जो अपने आंसू बेदर्दी से साफ करती कॉरिडोर में भाग रही थी, उस्मान के बाजू पकड़ने पर खामोशी से खड़ी हुई। माही मेरी जान, क्यों रो रही हो यार? प्लीज़ खामोश हो जाओ। मैं जानता हूँ जोयान को ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मगर अब तुम यूँ रोगी तो कैसे चलेगा? अच्छा चलो, जोयान की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। नहीं, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जोयान ने ठीक ही तो कहा, मुझे अब हर चीज़ पर समझौता ही तो करना है। पहले मैं अपने माँ बाप पर बोझ थी और अब आप पर बन गई हूँ, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती। बस आप मुझे माफ़ कर दें। माही क्या हो गया है? तुम बोझ नहीं हो, ना मुझ पर ना अपने वालिदैन पर। उस्मान की बात सुनते माहम ने रोते हुए जवाब दिया तो उस्मान ने परेशानी से इसे देखते जवाब दिया, जिस पर माहम ने हिचकी भरते नफ़ी में सर हिलाया और फिर अपने आंसू साफ किए। नहीं, मैं बोझ ही तो हूँ। अगर मैं बोझ ना होती तो मॉम डैड मेरे खेलने कूदने की उम्र में शादी थोड़ी करते। इनको तो बस मेरा बोझ हटाना था। एक भाई ने रिजेक्ट किया तो दूसरे से मेरी शादी कर दी, और आप पर भी बोझ ही तो हूँ मैं। अगर बोझ ना होती तो आप कभी मुझे यूं दरमियान में ना लटकाते।
क्या मतलब है तुम्हारा दरमियान में ना लटकाते? आप खुद देखें, आपने सिर्फ निकाह किया, आप चाहते तो रुखसती भी कर सकते थे, मगर नहीं, आपने सिर्फ मुझसे निकाह किया, वो भी अपने बाबा के कहने पर। बस बोझ हूँ इसलिए तो सिर्फ निकाह किया। माहम की बात सुनते उस्मान ने परेशानी से सवाल किए तो माहम ने रोते हुए जवाब दिया, जिस पर उस्मान ने गहरा सांस भरा। ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिल्कुल बोझ नहीं हो मुझ पर। और एक बात मैं तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, एक मर्द कभी मजबूर नहीं होता, ना वो कभी किसी के कहने पर कुछ करता है। वो जो कुछ करता है अपनी मर्जी से करता है। मैंने बाबा के कहने पर तुमसे निकाह नहीं किया, अपनी मर्जी से किया है, और मुझे तुम बेइंतहा पसंद हो, समझी? रही बात रुखसती की, तो मैंने इसलिए रुखसती का नहीं कहा ताकि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सको और डॉक्टर बन सको, एक कामयाब गायनेक, बस और कोई वजह नहीं है सिर्फ निकाह करने की। तो पढ़ाई तो रुखसती के बाद भी हो सकती है, इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है? अगर आपने मुझसे अपनी मर्जी से शादी की है तो ठीक है, फिर आप मुझे रुखसत भी कर लें, मगर मैं 1 हफ्ते में वापस पाकिस्तान चला जाऊंगा, फिर तुम पढ़ाई मुकम्मल कैसे करोगी? उस्मान की बात सुनते माहम ने सू सू करते जवाब दिया तो उस्मान ने परेशानी से सवाल किया, जिस पर माहम ने नजरें उठाते इसे देखा। तो क्या पाकिस्तान में पढ़ाई नहीं होती है? वहाँ के लोग डॉक्टर नहीं बनते हैं? बनते हैं, मैंने ऐसा कब कहा? मगर तो बस ठीक है, अगर आपने अपनी पसंद से निकाह किया है तो आप अंकल आंटी से रुखसती की बात भी करें और पाकिस्तान जाने से पहले ही मुझे रुखसत करके अपने साथ ले जाएं। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं यही समझूंगी कि आपने अंकल के कहने पर ज़बरदस्ती मुझसे निकाह किया है और अपने मॉम डैड की तरह आप पर भी मैं बोझ हूँ। माहम के सवाल पर उस्मान फ़ौरन बोला तो माहम इसकी बात काटती बोली, जिस पर उस्मान ने परेशानी से इसे देखा, फिर हाँ में सर हिला गया। अच्छा ठीक है, मैं मॉम डैड से बात करूँगा, अब तो मूड ठीक करो। उस्मान की बात सुनते माहम ने अपने आंसू साफ किया। आखिर वो उस्मान को रुखसती के लिए मना चुकी थी। जबकि इसे खामोश होते देखकर उस्मान ने इसे अपने सीने से लगाया तो माहम ने फिर से रोना शुरू किया। माही मेरी जान, अब क्यों रो रही हो? क्यों तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आ रहा? यार मैं नहीं देख सकता तुम्हारे आंसू। उस्मान की बात सुनते माहम के आंसुओं ने तेजी पकड़ी तो उस्मान ने इसके गिर्द अपना हिसार मजबूत करते इसके लाइट ब्राउन बालों पर अपने लब रखे तो माहम ने उस्मान की जैकेट को अपने नाजुक हाथों में मजीद मजबूती से थामा, जिस पर उस्मान ने आहिस्ता आहिस्ता इसकी कमर से लाते इसे नॉर्मल करने की कोशिश की। कुछ देर बाद माहम उस्मान से दूर हुई तो उस्मान ने फौरन से माहम के आंसू साफ करते इसकी आंखों पर अपने लब रखे, जिस पर माहम ने शर्म से नजरें झुकाईं। बाहर चलें, सब हमारा वेट कर रहे होंगे। उस्मान की बात सुनते माम ने हाँ में सर हिलाया, फिर उस्मान का हाथ पकड़ती बाहर ग्राउंड में आ गई जहाँ पर कॉन्सर्ट शुरू होने वाला था। अभी तक माहिर स्टेज पर नहीं आया था, मगर इसके बैंड वाले स्टेज पर आ चुके थे और अब मुस्कुरा कर अपनी अपनी जगह संभालते माहिर के आने का वेट कर रहे थे। उस्मान और माहम को आते देखकर सब लोग हल्का सा मुस्कुराए, जबकि माहम की रोई रोई आंखों को देखते हयाम ने जोयान को शिकवे भरी नजरों से देखा, जिस पर जोयान ने मुस्कुरा कर इसे फ्लाइंग किस दी। जबकि जोयान की हरकत जो जाजिब देख चुका था, गुस्से से जोयान के सर पर थप्पड़ जड़ गया, जिस पर हयाम ने कहका लगाते जाजिब को शाबाशी दी तो जोयान ने मुंह बनाया। ठीक 2 मिनट बाद पूरे ग्राउंड की लाइट्स ऑफ हुई और एक स्पॉट लाइट स्टेज पर पड़ी। इस स्पॉट लाइट के नीचे एक 25-26 साल का लड़का खड़ा नजर आया, डार्क ब्राउन बाल जिनको जेल की मदद से राइट साइड को पफ की सूरत में सेट किया गया था। इस पफ में दूर दूर गोल्डन स्ट्रीक्स नजर आ रही थी जो इस लड़के को मजीद स्टाइलिश बना रही थी। दूधिया सफ़ेद रंगत, खड़ी तीखी मगरूर नाक, डार्क ब्राउन आंखें, गले में चेन और हाथ में बैंड्स, काली जीन्स पर सफ़ेद शर्ट, काली जैकेट और पैरों में काले जोगर्स पहने वो इंतहा का डैशिंग लग रहा था। 6 फुट 4 इंच जितना कद, दुबली पतली जिसामत वाला वो लड़का पूरी दुनिया की लड़कियों का हार्ट थ्रोब था। हाँ, वो माहिर शाह था, बिजनेस टाइकून ताहिर शाह का बेटा, एक कामयाब सिंगर। माहिर शाह को देखते ग्राउंड में यकदम ही शोर उठा, जबकि माहिर ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और फिर माइक को अपने अनाबी होंठों के करीब ले गया। हेलो तुर्की, कैसे हैं आप सब लोग? माहिर एक परफेक्ट तुर्किश एक्सेंट में बोला तो सब ने तालियां बजाई। फिर माहिर ने मुस्कुराकर अपने पीछे बैंड को देखा तो इन्होंने म्यूजिक बजाना शुरू किया, जबकि माहिर ने गाना शुरू किया। हबीबी, माहिर की आवाज़ में गाना सुनते सबने शोर मचाया। हबीबी हबीबी 10 सदा दिल मिलके तुझको मस्त हुआ दिल, तू है सुल्तान तख्त हुआ दिल, तेरा ही हो गया तेरा ही हो गया। हबीबी हबीबी 10 सदा दिल मिलके तुझको मस्त हुआ दिल, तू है सुल्तान तख्त हुआ दिल, तेरा ही हो गया तेरा ही हो गया। अदाएं तेरी अदाएं दीवाना कर गई, वफ़ाएं तेरी वफ़ाएं परवाना कर गई। होश में रहा ना मदहोश हो गया मैं, जादू तेरा छा गया हाय। गाना ख़त्म करते ही माहिर की नज़र स्टेज से नीचे फर्स्ट रो में खड़ी अपनी बहन पर पड़ी। वो भी सबकी तरह तालियां बजाती शोर मचा रही थी।
फिर माहिर ने मुड़ते अपने बैंड को कोई इशारा किया तो इन्होंने अंगूठा दिखाते ओके किया और फिर एक पंजाबी गाने का म्यूजिक बजाना शुरू किया तो माहिर ने मुस्कुराते गाना शुरू किया। निकी निकी गल नू वधाई रख दे, 24 घंटे खाना पाई रख दे, एक दूसरे नू कर दे शदाई रख दे। माहिर गाना गाते साथ साथ सीढ़ियां उतरता माहम के सामने आया तो सबने इसे हैरानगी से देखा, जबकि माहम ने मुस्कुराकर अपने भाई को देखा। वो जानती थी वो ये गाना इसी के लिए गा रहा है क्योंकि ये गाना माहम का फेवरेट था। ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇਂਦੀ मन ਦੀਆਂ यारां दे, पर एक गल पक्की है तेरे बिन औंदा नी सा। गाने की लाइंस गाते माहिर ने माहम के आगे हाथ किया तो माहम ने मुस्कुराकर इसके हाथ में हाथ रखा, जिस पर माहिर इसे लेता स्टेज पर चढ़ा, जबकि सब लड़कियों ने माहम को गुस्से से देखा। उस्मान पर तो हैरानगी के पहाड़ टूटे। अभी कुछ देर पहले कैसे ये लड़की हिचकियों से रो रही थी और अब इस सिंगर के साथ मजे से स्टेज पर चढ़ चुकी थी। माहिर इसे स्टेज पर ले जाता खड़ा कर गया, जिस पर माहिर ने मुस्कुराकर इसे देखा। हे एवरीवन, मीट माय वन एंड ओनली सिस्टर माहम शाह। माहिर की बात सुनते इन सब दोस्तों और उस्मान की आंखें फटी, यानी कि कैफे में वो अपने इस भाई का जिक्र कर रही थी, जबकि बाकी की लड़कियों को कुछ सुकून हुआ। वे टॉम एंड जेरी दा तेरा मेरा है रिश्ता, गल गलते लड़दे या उंज प्यार भी बथेरा। माहिर माहम के सर पर थप्पड़ मारता बोला तो माहम ने मुंह बनाते इसे मारा, जबकि माहिर मुस्कुराकर अपना बचाव करता गाना गाने लगा। वे टॉम एंड जेरी दा तेरा मेरा है रिश्ता, गल गलते लड़दे या उंज प्यार भी बथेरा। माहिर का गाना सुनते माहम ने मुस्कुराकर इसे देखा, फिर इसके सीने से लगती मुस्कुराकर सबको हाथ हिलाती स्टेज से नीचे उतरी। माहम को नीचे उतरने पर माहिर ने तीसरा गाना शुरू किया। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए लेकिन सकून का जजीरा मिल ना पाए। वे की करा एक बार को तजल्ली तो दिखा दे, झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे। वे की करा रांझन दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया। मुर्शद मेरा तेरा मुकाम कमले सरहद के पार बुलिया, परवरदिगार बुलिया हाफिज तेरा मुर्शद मेरा। रांझन दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया। मुर्शद मेरा तेरा मुकाम कमले सरहद के पार बुलिया, परवरदिगार बुलिया हाफिज तेरा मुर्शद मेरा। माहिर के तीसरा गाना गाने पर सबने जोश से तालियां बजाईं, जबकि माहिर जो गाना गाता फिर से अपनी बहन की तरफ देख रहा था। इसके पास बेजारियत से मुंह बनाए खड़ी लड़की को मोबाइल में मस्त देखते हैरान हुआ। खुद पर किसी की नजरें महसूस करते मरियम जो मोबाइल में मस्ती परेशान से सर उठाती सामने देखने लगी। अपने सामने स्टेज पर माहिर को अपनी तरफ देखता पाकर मरियम ने मुंह बनाया, जबकि अपनी इस मासूम और सादा सी हरकत से वह मासूमियत का पेकर हेजल ग्रीन आंखों की मालकिन लड़की माहिर शाह को चारों शाने चित कर गई। माहिर को गाना रोककर अपनी बहन की तरफ देखता पाकर सबने इसे हैरानगी से देखा। तभी माहिर के कान में लगे एयरपीस में माहिर की मैनेजर जेनी की आवाज आई, जो माहिर को होश में तो ले आई, मगर माहिर अपना पिछला गाना छोड़ता नया गाना शुरू कर गया, जबकि इसे नया गाना गाते देखकर इसका बैंड फौरन से अपनी ट्यून चेंज कर गया। मगर माहिर को यूं अचानक गाना चेंज करने वाली हरकत ने सबको हैरान किया था। वो कभी ऐसे गाना चेंज नहीं करता था बिना अपने बैंड को बताए। तेरे सामने आ जाने से ये दिल मेरा धड़का है, ये गलती नहीं कसूर नजर का है, जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे दिल में छुपा लूंगा। इसे मरियम की तरफ देखते किसी ट्रांस की कैफियत में गाना गाते देखकर हयाम ने अपनी हंसी दबाई। वो माहिर की चमकती डार्क ब्राउन आंखों को देखती समझ चुकी थी कि माहिर साहिब ये गाना किसके लिए गा रहे हैं, जबकि इतने रोमांटिक गाने को गाते माहिर को अपनी तरफ देखते पाकर मरियम कुछ कंफ्यूज होती वहां से जाने लगी। जब हयाम ने इसका हाथ पकड़ते इसे रोका और इसे कहीं ना जाने दिया। तुमसे पहले तुमसा कोई हमने नहीं देखा। माहिर को गाना गाते देखकर हयाम, जिसने मरियम को रोका था, फौरन से इसे खींचकर अपने साथ स्टेज पर लेकर गई। तो जहां इसके सब दोस्तों ने इसे हैरानगी से देखा, वहीं पर मरियम ने नफी में सर हिलाते इसे मना किया। मगर वो हयाम ही क्या जो किसी की सुन ले। वो मरियम को खींचकर अपने साथ ले जाती स्टेज पर चढ़ी, जबकि स्टेज पर चढ़ते हुए जेनी से माइक लेना नहीं भूली थी। स्टेज पर चढ़ते ही इसने जानबूझकर मरियम को धक्का दिया तो मरियम सीधी जाती माहिर के सीने से टकराई, जिस पर माहिर ने मुस्कुराकर इसे देखा तो मरियम फौरन से इससे दूर हुई। तो हयाम ने माहिर का साथ देते माइक में गाना शुरू किया। इसके लिरिक्स सुनते मरियम ने शर्म से नजरें झुकाई। तुमसे पहले तुमसा कोई हमने नहीं देखा, तुम्हें देखते ही मर जाएंगे ये नहीं था सोचा। माहिर मरियम का हाथ पकड़ता बोला तो सबने इसे हैरानगी से देखा, जबकि हयाम ने मुस्कुराकर गाना गाया। बाहों में तेरी मेरी ये रात ठहर जाए, तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। बाहों में तेरी मेरी ये रात ठहर जाए, तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। हयाम की आवाज़ में गाना सुनते सब लोगों ने शोर मचाया तो माहिर ने फिर गाना गाया। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, तुमको चुरा लूंगा तुमसे दिल में छुपा लूंगा।
माहिर मरियम की पतली कमर में हाथ डालते इसे अपने सीने से लगाता बोला तो मरियम ने अपना सांस रोकते इसे देखा, जबकि हयाम ने मरियम की हालत देखते अपनी हंसी दबाई। दिल में जागे जज्बातों को हमने नहीं रोका। माहिर के अगले लिरिक्स सुनते मरियम का चेहरा शर्म से लाल हुआ। दिल में जागे जज्बातों को हमने नहीं रोका, तेरी और बड़े कदमों को भी हमने नहीं टोका। माहिर के लिरिक्स के बाद हयाम ने लिरिक्स गाए, मगर इस बार इसका इशारा जोयान की तरफ था, जिस पर जोयान ने मुस्कुराकर सर झुकाते अपने बालों में हाथ फेरा। तेरे साथ बेचैनी को भी आराम सा मिलता है, डूब के तुझ में ही तो दिल ये संभलता है। तेरे साथ बेचैनी को आराम सा मिलता है, डूब के तुझ में ही तो दिल ये संभलता है। हयाम के बाद माहिर ने दोबारा से गाना शुरू किया, जबकि अपने भाई को देखते माहम बहुत खुश थी। इसे वैसे भी मरियम बहुत पसंद थी। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा, ऐसे ना मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, तुमको चुरा लूंगा तुमसे दिल में छुपा लूंगा, ऐसे ना मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, तुमको चुरा लूंगा तुमसे दिल में छुपा लूंगा। माहिर के गाना खत्म करने पर सबने शोर और तालियां बजाईं, जबकि मरियम खामोशी से स्टेज से नीचे उतरती वहां से निकलती चली गई। मरियम के जाने के बाद हयाम और माहिर भी स्टेज से नीचे उतरे, जबकि माहिर को स्टेज से उतरते देखकर सब लोग फौरन से आगे बढ़ते इससे ऑटोग्राफ लेने लगे। ऑटोग्राफ देते हुए माहिर ने इशारा किया तो माहम हल्का सा मुस्कुराई। वो जानती थी इसका भाई अब इसे नहीं मिलेगा, वो तो अब सीधा घर ही आएगा, इसलिए वो उस्मान के साथ वहां से निकली। उस्मान और माहम को जाता देखकर जाजिब और हरीम भी वहां से चले गए, जबकि वो 7 दोस्त भी कैफे मरियम के पास आए। और सुनाओ कैसा रहा? यार वैसे वो लड़का अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद आया, हाय काश वो मेरा हो जाता। उनजिला के मरियम को देखकर सवाल करने पर सबने अपनी हंसी दबाई, जबकि हयाम आंखों में शरारत लिए बोली तो जोयान ने से घूर कर देखा, जिस पर हयाम ने मुंह बनाया। वैसे हयाम लड़का तो अच्छा है, तुम चाहो तो हम इससे बात कर सकते हैं। कैसे करोगे बात? वो शहद की मक्खियां चिपकी होंगी इसे, मुझ गरीब को तो एक ऑटोग्राफ भी नहीं मिलेगा। अगर तुम चाहो तो हम दोनों इससे तुमसे मिलवा सकते हैं, दोस्ती की खातिर इतना तो कर ही सकते हैं हम। फिर तुम भले इससे शादी करो, बात करो या बस ऑटोग्राफ लो, तुम्हारी मर्जी। जोयान की शक्ल देखते सलार फौरन बोला तो हयाम ने मुंह बनाते जवाब दिया। इसे माहिर शाह बेइंतहा पसंद था, जबकि हयाम की बात सुनते मशारिब अपने और सलार की तरफ इशारा करता बोला तो सब ने इन दोनों को हैरानगी से देखा। जोयान का दिल किया इस शैतानों के चाचा जी का मुंह सर फाड़ दे। और वो तुम कैसे करोगे? ये तुम हम पर छोड़ो, बस इतना बताओ मिलना चाहती हो या नहीं? हाँ चाहती हूँ मिलना। हयाम के सवाल पर मशारिब ने आईब्रो उचकाते सवाल किया तो हयाम ने हाँ में सर हिलाते जवाब दिए, जिस पर मशारिब और सलार ने एक दूसरे को देखा। तो बस फिर ठीक है 1 घंटे बाद इंग्लिश ब्लॉक के टॉप फ्लोर पर आ जाना, तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। मगर वो क्लासेस तो बंद होती हैं। तो क्या हुआ, हम खोल लेंगे, तुम लोग आ जाना। चल सलार हमें बहुत काम है। मशारिब की बात सुनते हयाम परेशान से बोली तो मशारिब ने मुंह बनाते जवाब दिया, फिर वहां से निकलता चला गया, जबकि पीछे इनके सारे दोस्त बस एक दूसरे को परेशानी से देखते रहे। ठीक 1 घंटे बाद वो पांचों दोस्त उमैस, हयाम, उनजिला, जोयान और मरियम इंग्लिश ब्लॉक के टॉप फ्लोर पर पहुंचे। जब इन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आई तो वो पांचों भाग कर एक क्लास में दाखिल हुए। जब इन्हें सामने ही माहिर खड़ा नजर आया, जो गुस्से से लाल पीला हो रहा था, जबकि सलार नफी में सर हिलाता मुस्कुरा रहा था। मशारिब एक दीवार के साथ खड़ा मुंह बनाए इन दोनों को देख रहा था। मैं कहता हूँ मुझे जाने दो, वरना मैं तुम दोनों पर मुझे अगवा करने का केस कर दूंगा। हटो रास्ते से मेरे। इसके लिए तुम्हें यहाँ से बाहर जाना होगा, और बाहर तो हम दोनों तुम्हें जाने नहीं देंगे। इसलिए मैं तुझे कह रहा था इसे बेहोश कर दे, मगर तूने मेरी एक नहीं सुनी, ढीठ आदमी। माहिर के चिल्लाने पर सलार ने अपनी हंसी दबाते जवाब दिया तो मशारिब मुंह बनाता बोला इसे मजा नहीं आया था माहिर को बेहोश किए बगैर यहाँ लाने पर। वो तो अब भी इसे बेहोश करना चाहता था, मगर सलार नहीं माना था। दूर हटो तुम मुझसे, मुझे जाने दो, मेरी टीम मुझे ढूंढ रही होगी, और अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। माहिर अपनी जीन्स की जेब से गन निकालता सलार को इसके पॉइंट पर लेता बोला तो सलार ने इसे हैरानगी से देखा, जबकि मशारिब ने अपना मुंह मजीद टेढ़ा किया। फिर माहिर सलार को गन पॉइंट पर करता इसे दूर करता भी आगे बढ़ा ही था कि मशारिब ने पास पड़ा लोहे का डंडा उठाया और खामोशी से जाता माहिर के पीछे खड़ा हुआ। फिर माहिर के कंधे पर हाथ रखता इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया तो माहिर फौरन मुड़ा। अभी माहिर मुड़ा ही था कि मशारिब ने हाथ में पकड़ा डंडा रखकर इसके सर में मारा, और बस 2 मिनट का खेल था और वो 6 फुट 4 इंच का मर्द पूरे कद से नीचे आ गिरा। जबकि मशारिब की इस हरकत पर सब ने मुंह खोलते इसे देखा। बेहोश हो गया, अब सुकून में है हम, बांध इसको अब के वो भी अब मैं करूं। कब से बकवास कर रहा हूं, बेहोश कर दे, मगर नहीं, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। मुझे नहीं पता था तू लोगों को अगवा करने में इतना एक्सपर्ट है। मशारिब की बात सुनते सलार फौरन बोला और फिर माहिर को उठाता कुर्सी पर बिठा गया। फिर आगे बढ़ता क्लास में से एक पुरानी सी रस्सी उठाता माहिर को बांध गया, जबकि हयाम ने मुंह खोलते इन दोनों को देखा। तुम दोनों क्या दहशतगर्द हो? मैंने ऐसे कहा था मिलने को। चेक करो इस मनहूस आदमी ने मार तो नहीं दिया इस बेचारे को।
नहीं मरा, जिंदा है वो। हयाम का सवाल सुनते उमैस ने भी परेशानी से सवाल किया तो मशारिब मुंह बनाता बोला, जिस पर सबने से हैरानगी से देखा। फिर मशारिब ने मरियम के हाथ में पकड़ी पानी की बोतल पकड़ते इसमें मौजूद सारा पानी जोर से माहिर के मुंह पर मारा तो माहिर को हल्का हल्का होश आने लगा। 2 मिनट बाद माहिर जब पूरा होश में आया तो इन सबको अपने सामने देखते हैरान हुआ, मगर असल गुस्सा तो इसे तब आया जब इसने अपने आप को बंधा हुआ पाया। ये क्या तरीका है? खोलो मुझे, क्यों लाए हो मुझे यहाँ पर? बेफिक्र रहो, तुमसे बस एक बात करनी है, वो कर लें फिर छोड़ देंगे तुम्हें, घूमते रहना फिर पूरे तुर्की में। कौन सी बात? माहिर के सवाल पर मशारिब मुंह बनाता बोला तो माहिर ने इसे गुस्से से देखते सवाल किया, जिस पर मशारिब ने जोयान को मुस्कुराकर देखा तो जोयान ने अपना आईब्रो झुकाते इसे देखा। हम तुम्हें यहाँ इसलिए लाए हैं ताकि तुम मेरे ख्याल से पहले इसके सर पर बैंडेज लगा दो। अभी मशारिब बोला ही था कि उमैस इसकी बात काटता बोला, जिस पर मशारिब ने मरियम को इशारा किया तो मरियम ने अपने बैग से एक छोटी सी इमरजेंसी किट निकाली जो वो हमेशा अपने साथ रखती थी। फिर इसमें से रुई निकालते आगे बढ़ते माहिर के सर से निकलता खून साफ किया। सच शुक्र कि इसे ज्यादा चोट नहीं लगी थी। फिर इसने इस किट से सनी प्लास्ट निकालते माहिर के सर पर लगाई, जबकि इस सब में माहिर खामोशी से बस मरियम को देखता रहा। फिर मरियम इसे एक नजर देखती पीछे हुई तो माहिर को टिकटिकी बांधे मरियम को देखता पाकर मशारिब गुस्से से आगे बढ़ता इसका जबड़ा पकड़ता इसे अपनी तरफ मतवज्जा कर गया। मेरी बहन से अपनी गंदी नजरें दूर रखो, और हाँ, हमने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया ताकि मेरी दोस्त हया तुमसे बात कर सके और तुमसे ऑटोग्राफ ले सके और तुमसे निकाह कर सके। पहली 2 बातें तो ठीक है मगर तीसरी नहीं। अगर निकाह करवाना है तो अपनी बहन से करवा दो, वो पसंद है मुझे, बाकी और कोई नहीं। मुझे सिर्फ फोटोग्राफ लेना है, मैंने कोई निकाह नहीं करना, समझे तुम? मशारिब की बात सुनते माहिर फौरन बोला तो मरियम ने शर्म से नजरें झुकाई, जबकि हयाम ने मुंह बनाते जवाब दिया। उमैस और उंजिला तो परेशानी से इन सबको देख रहे थे। इन्हें कोई एहसास था कि वो एक शख्स को अगवा करके बैठे हैं, जबकि जोयान तो बस मशारिब को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। इसका बस नहीं था वो इस शैतानों के चाचा जी का खून कर दे। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई हयाम का निकाह किसी और से करने की बात मुंह से निकालने की, जबकि मशारिब मुर्ता मरियम को देखने लगा। हाँ भाई बहन, तुम्हें कबूल है ये अगवाशुदा शख्स? मेरे घर में ऐसे रिश्ते नहीं होते, और मेरा वैसे भी रिश्ता मेरे चाचू के बेटे से हो चुका है। अगले महीने वो लोग मंगनी करने आ रहे हैं। ओहो, तुम्हारा चांस तो निकल गया, इस तितली को तो कोई और ले उड़ा। चलो अब तुम बस हया को ऑटोग्राफ दो और छुट्टी करो, हाथ खोल इसके। मशारिब के सवाल पर मरियम ने नजरें झुकाते जवाब दिया तो माहिर के दिल को कुछ हुआ। इसे अपनी 25 साल जिंदगी में पहली दफा कोई लड़की पसंद आई थी। जबकि मरियम की बात सुनते मशारिब मुस्कुराकर बोलता सलार को इसके हाथ खोलने का बोल गया। फिर जैसे ही सलार ने माहिर के हाथ खोले तो वो गुस्से से सलार को धक्का देते खड़ा हुआ और गुस्से से वही डंडा जो मशारिब ने इसे मारा था उठाता मशारिब को मार गया, जिस पर मशारिब ने करा कर इसे देखा। इससे पहले मशारिब कुछ कहता माहिर गुस्से से इसे धक्का देता वहां से भाग गया, जबकि इसके भागने पर सबने हैरानगी से एक दूसरे को देखा। फिर कहका लगाते हंसते वहां से निकलते चले गए। अस्सलाम वालेकुम बज्जो, कहाँ गायब रहती हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं तो यहीं पर ही होती हूँ, मगर तुम दोनों भाई ही किसी के आने के बाद मुझे भूल गए हो। ओहो बज्जो, आप खुद बताओ, चुड़ैलों को भी कभी कोई भूल सकता है? मशारिब के सवाल पर अलवीना ने मुंह बनाते जवाब दिया तो मशारिब ने मुंह बनाते सवाल करते जाजिब के हाथ पर ताली मारी, जबकि बाकी सब ने अपनी हंसी दबाई। हरीम को भी हंसी दबाते देखकर अलवीना को गुस्सा चढ़ा। बस अब यही तो होना था, एक बहन तुम दोनों को भारी लगने लगी है, इसलिए तो गैरों के सामने इसका मजाक बनाते हो। बच्चों कैसी बातें करती हैं आप? बाबा कोई गैर थोड़ी हैं, वो तो अपने ही हैं। बिल्कुल, बाबा गैर नहीं है, गैर तो मेरे भाई हैं जिन पर अब मैं बोझ बन गई हूँ। तभी तो वो मुझसे पूछे बगैर शादी कर लेते हैं और फिर मेरा मजाक भी बनाते हैं। बल्कि नहीं, गैर तुम लोग नहीं, गैर तो मैं ही हूँ ना, वरना मुझसे मशवरा किया जाता, मुझे अहमियत दी जाती। अलवीना की बात सुनते जाजिम मुस्कुराता बोला तो मशारिब ने कहका लगाया, जबकि शीजल और कमाल साहिब ने नफ़ी में सर हिलाया। हरीम को फिर से मुस्कुराते देखकर अलवीना को गुस्सा आया और वो गुस्से से तंजिया अंदाज में बोली तो सबकी हंसी को ब्रेक लगी। कमाल साहिब तो परेशानी से अलवीना को देखने लगे। वो ऐसी तो ना थी, ऐसी बात नहीं है बज्जो, आप आज भी मेरी ज़िंदगी में वही अहमियत रखती हैं जो पहले रखती थी। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं कि आप बोझ हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मशारिब है या मैं या बाबा, आप हमारे ऊपर बोझ नहीं हैं। बच्चों, ये आपका घर था, है और हमेशा रहेगा। बच्चों आप ऐसा, अच्छा बस ख़त्म करो ये सब। वैसे भी सिर्फ ज़बान से कह देने से कुछ नहीं हो जाता, करके दिखाना पड़ता है। जाजिब की बात सुनते मशारिब भी परेशानी से बोला। इससे पहले मशारिब अपनी बात मुकम्मल करता अलवीना इसकी बात काटती गुस्से से बोली तो जाजिब को भी गुस्सा आया, मगर वो खामोश रहा, कुछ ना बोला। और तुम मैडम, ये मेरा और मॉम का घर है, इसे अपना घर समझने की कोशिश मत करना। पता नहीं कहाँ से उठकर आ गई हो मेरे भाई की ज़िंदगी में, मेरे मासूम भाई को फंसाकर। मैडम तुम ये तो बिल्कुल भी मत समझना।
कि हम तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। अमीर घर का लड़का देकर इन्हें फंसाकर समझती हैं शहजादियाँ बन गई हैं ये सब। बस बज्जो, इनफ, बहुत सुन लिया मैंने आपको। अगर आप हरीम को इज्जत नहीं दे सकती तो फिर आपका ये हक भी नहीं बनता कि आप उसकी बेइज्जती करें। निकाह किया है मैंने, गुनाह नहीं किया जो आप यूं बोल रही हैं। अरे आप तो ऐसे जाहिर करती हैं जैसे खुदा ना ख्वास्ता आपने मुझे इस लड़की के साथ एक ही बिस्तर पर पकड़ा है, वो भी बगैर किसी रिश्ते के। आप तो ये भी नहीं जानती बज्जो कि जब से ये इस घर में आई है हम दोनों अलग कमरों में रह रहे हैं। आप चाहती क्या है मुझे समझ में नहीं आता। अब तक मैं सिर्फ मॉम और बाबा की वजह से खामोश था, मगर अब मैं खामोश नहीं रहूंगा। अगर अब आपने हरीम को इंसल्ट किया तो याद रखिएगा बज्जो, मैं जाजिब कमाल, जो आज तक इस लड़की के करीब नहीं गया, इसे आपकी भाभी और कमाल खानदान की बहू बनाने में जरा देर नहीं लगाऊंगा। फिर आप तंज नहीं कर सकेंगी कि मुझसे पूछा नहीं तुमने जाजिब, क्योंकि इस लड़की को कमाल साहब की बहू के ओहदे पर फाइज करवाने वाली आप ही होंगी। अब तक तो मॉम डैड की बात मानकर मैं खामोशी से इस लड़की को गेस्ट रूम में रहने देता हूँ, मगर आज मैं आपको याद करवा दूं अलवीना कमाल कि गेस्ट रूम से मेरे रूम और मेरे बेड का रास्ता मैं भूला नहीं हूँ। बाबा देख रहे हैं आप, एक लड़की की खातिर आज ही मेरे सामने खड़ा होकर मुझ पर चिल्ला रहा है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। बाबा कौन है ये लड़की, कहाँ से आई है, ये किस खानदान से है, हम नहीं जानते, बस जाजिब साहिब की बीवी है। ऐसा कैसे हो सकता है बाबा। अलवीना की बात सुनते जाजिब गुस्से से अपनी जगह से खड़ा होता चिल्लाया तो अलवीना ने रोना शुरू किया, जबकि कमाल साहिब और शीजल परेशानी से इन दोनों को देखने लगे। जाजिब की बात सुनते अलवीना रोती बोली तो शीजल ने परेशानी से कमाल साहिब को देखा। जाजिब, अगर आपकी बहन को मैं पसंद नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, आप मुझे डाइवोर्स दे दें, मुझे कोई मसला नहीं। वाह रे वाह, बहन भाइयों में फूट डलवा कर भी तुम्हें सुकून नहीं मिला, जो अब तुमने ये नया डाइवोर्स का ड्रामा शुरू कर दिया है। सीधी तरह कहो ना कि मैं ही तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं हूँ। हरीम चलो मेरे साथ, देता हूँ मैं तुम्हें डाइवोर्स। कमाल साहिब ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि हरीम खड़ी होती जाजिब को देखती बोली, जिस पर सबने हैरानगी से इसे देखा, जबकि जाजिब को मजीद गुस्सा आया। निकाह कहाँ हुआ था इनका जो वो डाइवोर्स देता हरीम मैडम को। जबकि हरीम की बात पर अलवीना रोते हुए गुस्से से बोली तो जाजिब ने हरीम का हाथ पकड़ा और गुस्से से बोलते इसे अपने साथ खींचकर बाहर की जानिब बढ़ा तो शीजल ने हैरानगी से इसे देखा। जाजिब रुको, कहाँ जा रहे हो, मशारिफ जाओ देखो अपने भाई को, कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे वो। मॉम फिक्र मत करें, वो बिल्कुल भी डाइवोर्स नहीं देगा भाभी को। डाइवोर्स तो वो उसे तब देगा ना जब उससे निकाह करेगा। शीजल का सवाल सुनकर भी अनसुना करता जाजिब हरीम को लेता गुस्से से लाउंज से बाहर निकला तो शीजल मशारिफ को देखती बोली, जिस पर मशारिफ ने फौरन जवाब दिया तो कमाल साहिब गुस्से से बोलते अपनी बेटी को देखने लगे, जबकि इनकी बात पर मशारिफ और अलवीना की आंखें फटी। फिर शीजल ने फौरन से जाजिब और हरीम की स्टोरी सुनाई तो मशारिफ ने उठते बाहर की जानिब दौड़ लगाई, जबकि अलवीना ने शर्मिंदगी से सर झुकाया। फिर 2 मिनट बाद कमाल साहिब की तरफ देखती कुछ कहने लगी। जब कमाल साहिब गुस्से से उठते बिना अलवीना की एक सुने अपने कमरे की तरफ बढ़े, खाना तो वहीं बीच में रह गया। कमाल साहिब के जाने के बाद शीजल भी उठती इनके पीछे बढ़ी, जबकि अलवीना टेबल पर अकेली रह गई। फिर अलवीना मुलाजमा को खाना उठाकर फ्रिज में रखने का कहती अपने कमरे में आई और इसने मशारिफ को कॉल की, जबकि मशारिफ ने पहली बेल पर ही कॉल काट दी तो अलवीना ने परेशानी से मोबाइल को देखा। मशारिफ कभी इसकी कॉल नहीं काटता था, चाहे वो जितना मर्जी बिजी हो या अलवीना से जितना मर्जी नाराज। मशारिफ की कॉल काटने वाली हरकत पर अलवीना को मजीद रोना आने लगा, जिस पर अलवीना रोती हुई बार बार मशारिफ को कॉल करने लगी। 6 से 7 बार कॉल काटने के बाद मशारिफ का फोन बंद जाने लगा, जिस पर अलवीना जमीन पर बैठती फूट फूट कर रोने लगी। जबकि कमरे से बाहर खड़ी शीजल जो अलवीना से बात करने आई थी, इसकी रोने की आवाज़ सुनती खामोशी से वापस कमाल साहिब के पास चली गई। जाजिब जो हरीम का हाथ पकड़े इसे लेते गुस्से से कमाल हाउस से निकला था, गाड़ी को अपने फ्लैट के रास्ते पर डालता उस्मान को कॉल मिला गया। उस्मान जो अभी अभी घर पहुंचा था जाजिब की कॉल देखते फौरन रिसीव कर गया। मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, जोयान और एक निकाह ख्वाह को लेते इस लोकेशन पर पहुंचो। पर क्यों, जितना कहा है बस उतना करो। कॉल रिसीव होते ही जाजिब हल्के गुस्से से बोला तो हरीम ने परेशानी से इसे देखा, जबकि उस्मान ने फौरन सवाल किया। वो अच्छे से जानता था हरीम और जाजिब का निकाह नहीं हुआ था, जबकि उस्मान के सवाल पर जाजिब गुस्से से बोलता कॉल काट गया। फिर एक हाथ से ड्राइविंग करता दूसरे हाथ से उस्मान को फ्लैट की लोकेशन भेजता बैक व्यू मिरर में अपने पीछे आती मशारिफ की गाड़ी को देखता गुस्से से सर मार गया। तकरीबन 10 मिनट बाद जाजिब और मशारिफ की गाड़ियां आगे पीछे इस बिल्डिंग की पार्किंग में रुकी जहां पर जाजिब का फ्लैट था। जाजिब को इस फ्लैट में आते देखकर मशारिफ फौरन गाड़ी से उतरता इसकी गाड़ी के पास आया तो जाजिब भी गुस्से से अपनी गाड़ी से उतरा। अपने सब दोस्तों को फोन करके यहाँ बुलाओ। पर क्यों? देखो जाजिब, बाबा मुझे और बज्जो को बता चुके हैं कि तुम्हारा निकाह नहीं हुआ है और बज्जो इस बात पर शर्मिंदा भी हैं। प्लीज घर चलो। चलूंगा घर, मगर पहले वो तो कर लूं जो मैं यहाँ करने आया हूँ। जाजिब की बात सुनते मशारिफ फौरन बोला तो जाजिब ने गुस्से से जवाब दिया, जिस पर मशारिफ के माथे पर बल पड़े। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या करने वाले हो तुम?
जाजिब, निकाह ख्वाह आ गया है। ये तुम क्या कर रहे हो जाजिब? बाबा के बगैर कैसे निकाह कर सकते हो? मशारिब के सवाल पर जाजिब ने इसे देखा। इससे पहले वो कुछ बोलता उस्मान की गाड़ी आती इनके पास रुकी और इससे इशाल, जोयान, उस्मान और एक अधेड़ उम्र का शख्स निकला। फिर उस्मान फौरन बोला तो मशारिब ने आंखें फाड़ते सवाल किया, जिस पर जाजिब इसे इग्नोर करता गाड़ी की दूसरी तरफ आता, हरीम का बाजू पकड़कर इसे गाड़ी से निकालता अंदर की जानिब बढ़ा। इसे अंदर जाता देखकर मशारिब ने गहरा सांस भरते सलार और उमैस को भी फ्लैट में पहुंचने का कहा और फिर वो सब लोग जाजिब के पीछे बिल्डिंग के अंदर की जानिब बढ़े। जाजिब, हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें बहुत शौक है ना मुझसे डाइवोर्स लेने का? पहले मुझे कबूल तो कर लो, फिर डाइवोर्स की डिमांड भी कर लेना। लिफ्ट में दाखिल होते ही हरीम ने सवाल किया तो जाजिब गुस्से से बोला, जिस पर हरीम ने नजरें झुकाई। फिर तकरीबन 2 मिनट बाद वो सब लोग जाजिब के फ्लैट में दाखिल हुए तो मशारिब को फोन बजा। फोन पर अलवीना की कॉल देखते मशारिब ने गुस्से से कॉल काटी तो फिर कॉल आने लगी। अलवीना की बार बार कॉल आती देखकर मशारिब ने गुस्से से अपना फोन ऑफ किया, जबकि उस्मान के इशारा करने पर इशाल हरीम को लेती अंदर कमरे की जानिब बढ़ी तो उस्मान जाजिब के पास आया। निकाह ख्वाह को वो पहले ही ड्राइंग रूम में बिठाया था, अब लाउंज में खड़ा जाजिब को देख रहा था, जो सीने पर हाथ बांधे जमीन को यूं घूर रहा था जैसे वहां से आंखों के जरिए ही तेल निकालकर दम लेगा। ये सब क्या है जाजिब? तुम क्या करने की सोच रहे हो? निकाह करने की सोच रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं सोच रहा? मगर यूं अंकल के बगैर? उस्मान के सवाल पर जाजिब गुस्से से बोला तो उस्मान ने फिर सवाल किया, जिस पर जाजिब ने इसे घूर कर देखा। तो क्या करूँ? हाँ, बाबा को बुलाऊं यहाँ पर और बाबा अपने साथ बच्चों को ले आए और वो फिर मेरे सर का दर्द बने? मगर जाजिब, ये कोई सल्यूशन नहीं है इस सारी प्रॉब्लम का। वो बहन है तुम्हारी और बहनें बहुत पोजेसिव होती हैं भाइयों के मामले में। तुम्हें इसे प्यार से समझाना चाहिए। आई एम श्योर वो समझ जाएगी। जाजिब की बात सुनते उस्मान इसके कंधे पर हाथ रखता बोला तो जाजिब ने इसे घूर कर देखा, जैसे कहना चाहता हो कि क्या मैं डफर हूँ जो ये सब ना समझता हूँ। मशारिब और जोयान ने तो परेशानी से एक दूसरे को देखा था। तभी सलार और उमैस फ्लैट में दाखिल हुए। उस्मान भाई, बज्जो नहीं समझेंगी। उन्होंने भाभी पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि भाभी ने भाई को अपने जाल में फंसाया है और तुम्हारा गधा भाई ये निकाह करके इसकी बात पर मोहर लगा रहा है। तो और क्या करूं? बगैर रिश्ते के इसे अपने घर में नहीं रख सकता मैं। यादाश्त उसकी मेरी गाड़ी लगने की वजह से जा चुकी है। उसके नाम के सिवा मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो फिर बता क्या करूं? तुर्की की सड़कों पर इसे बस यूं ही छोड़ दूं ताकि कोई हवस का पुजारी आए और इसे नोच खाए? नहीं उस्मान, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं बच्चों की बात पर मोहर लगाने को तैयार हूँ। मैं ये निकाह आज करके रहूंगा। अब अगर तुम इस निकाह में शामिल होना चाहते हो तो ठीक, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मशारिब की बात सुनते उस्मान गहरा सांस भरता इसकी बात काटता बोला, जिस पर जाजिब ने गुस्से से जवाब दिया और फिर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा तो उस्मान और बाकी सब भी इसके पीछे ड्राइंग रूम में आए और निकाह ख्वाह को निकाह पढ़ाने का कहा। लड़की के वालिद साहब का नाम? मौलवी साहिब, इसके वालिद साहिब नहीं है, आप बड़े भाई का नाम लिख लें, उस्मान अलवी। मगर बरखुरदार, ऐसा नहीं हो सकता। निकाह में सिर्फ बाप का नाम लिखा जाता है। अब भले से बाप जिंदा है या नहीं, बच्ची के वालिद का नाम जरूरी है। मौलवी साहिब के सवाल पर उस्मान फौरन बोला तो मौलवी साहिब ने गुस्से से इसे घूरते जवाब दिया, जिस पर पहले तो सबने एक दूसरे को देखा, फिर उस्मान ने हाँ में सर हिलाया। मैं वालिद साहिब का नाम पूछ कर आता हूँ। उस्मान की बात सुनते मौलवी साहिब ने हाँ में सर हिलाया तो वो सब लोग बाहर लाउंज में आए। अब क्या करना है? इसे तो अपने बाप का नाम याद नहीं होगा, तुझे इसके बाप का नाम पता नहीं है, अब निकाह कैसे करेगा? मेरे ख्याल से हमें एक ट्राई करनी चाहिए, हो सकता है उन्हें अपने बाप का नाम पता हो। उस्मान के सवाल पर सलार फौरन बोला तो उस्मान ने कंधे उचकाए। फिर वो सब लोग कमरे में आए जहाँ पर हरीम शाल के हाथों में हाथ रखे बैठी थी। हरीम, क्या आपको आपके बाबा का नाम याद है? क्या आपकी तरह मेरे बाबा जान भी हैं? जाजिब के सवाल पर हरीम ने उल्टा सवाल किया तो जाजिब ने आंखें बंद करते गहरा सांस भरा, जबकि उस्मान ने इसके सवाल पर अपनी हंसी दबाई तो जाजिब ने इसे खा जाने वाली नज़र से घूरा। तभी हयाम, उंजिला, मरियम और हरम कमरे में दाखिल हुई। गार्ड जी, ये पकड़ो अपनी चमची को, सर खा लिया मेरा इस गार्ड जी की मैम ने। हो गार्ड जी, आप मासा मुफा और जी और मैस को मिलने आए थे, मुझे नहीं लेकर आए अपने साथ? हयाम की बात सुनते हरम ने मुस्कुराते हुए सलार को देखा। जब इसकी नज़र मशारिब, जोयान और उमैस पर पड़ी तो वो मुंह बनाती बोली, जिस पर उमैस और जोयान ने मुस्कुराकर इसे हाथ हिलाया। तभी हरम की नज़र सामने सोफे पर इशाल के साथ बैठी हरीम पर पड़ी तो वो मुस्कुराकर आगे बढ़ी। रीम, तुम यहाँ? मैंने कितना वेट किया तुम्हारा। मैम, आप इन्हें जानती हैं? यस, मैं जानती हूँ। हरम के सवाल पर सबने इसे परेशानी से देखा। जबकि सलार ने सवाल किया तो हरम ने हाँ में सर हिलाते जवाब दिया, जिस पर सब ने एक दूसरे को देखा। फिर इशाल उठती फौरन से हरम को बाजुओं से पकड़ गई। कैसे हरम, तुम इसे कैसे जानती हो? ओहो बुद्धू, मैं अपनी जुड़वा बहन को नहीं पहचानूंगी तो किसको पहचानूंगी? क्या तुम और हरीम बहनें हो? यानी कि हरीम का पूरा नाम हरीम सिकंदर है?
इशाल के सवाल पर हरम मुंह बनाती अपने सर पर हाथ मारती बोली तो हयाम ने सवाल दागा, जिस पर हरम ने हाँ में सर हिलाया तो उस्मान फौरन बोला, जबकि हरीम ने आंखें फाड़ते हरम को देखा। तो बस फिर अब इस निकाह की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम हरीम को कसरे सिकंदर भेज सकते हो इसकी फैमिली के पास। क्या निकाह मतलब शादी? हरीम की शादी? ये अभी करो, मैं भी हरीम की शादी अटेंड करूंगी। उस्मान की बात सुनते जाजिब ने परेशानी से उस्मान को देखा। इससे पहले वो कुछ बोलता हरम ने परेशानी से सवाल किया तो उस्मान ने हाँ में सर हिलाया, जिस पर हरम छलांगे मारते तालियां बजाती बोली तो सब ने इसे हैरानगी से देखा, जबकि हरम भागकर जाती हरीम के पास बैठी। चलो करो हरीम की शादी। नहीं, अभी नहीं कर सकते हम हरीम की शादी, पहले आपके बाबा इजाज़त देंगे फिर करेंगे हम ये शादी। मशारिब, सलार, तुम दोनों कमाल अंकल और सिकंदर अंकल को यहाँ बुलाओ, ये निकाह उनकी निगरानी में होना चाहिए। हरम की बात सुनते सबने नफ़ी में सर हिलाया, जबकि उस्मान हल्के गुस्से से बोला तो हरम कुछ खामोश हुई। फिर उस्मान सलार और मशारिब को देखता बोला तो इन दोनों ने हाँ में सर हिलाया। तो सब लड़के जाते मौलवी साहिब के पास बैठे और इन्हें बताया कि लड़के और लड़की के वालिद साहिब आ जाएं फिर निकाह करेंगे। तकरीबन 10 मिनट बाद जाजिब के फ्लैट में सिकंदर, बलाज, कमाल साहिब, शीजल और अलवीना एक साथ दाखिल हुए। अलवीना को देखते जाजिब ने गुस्से से उस्मान को देखा तो उस्मान ने इसके कंधे पर हाथ रखते इसे खामोश रहने का कहा। फिर वो आगे बढ़ा और इन चारों को लेता हरीम के पास आया। कमरे में दाखिल होने से पहले ही उस्मान सिकंदर, बलाज को जाजिब और हरीम की सारी कहानी सुना चुका था, जिस पर सिकंदर, बलाज ने हैरानगी से इसे देखा। फिर कमरे में आए तो हरम भागकर अपने बाप के सीने से लगी। बाबा देखें, रीम मिल गई। हरम की बात सुनते सिकंदर, बलाज ने अपने सामने खड़ी हरीम को देखा, जबकि हरीम ने भी परेशानी से इन्हें देखा। इससे पहले हरीम कुछ बोलती सिकंदर, बलाज मुंह मोड़ गए। वो बाप थे, अच्छे से जानते थे अपनी बेटी को। जबकि जाजिब के कमाल साहिब को इशारा करने पर कमाल साहिब आगे बढ़ते सिकंदर, बलाज के पास आए तो सिकंदर, बलाज भी इनकी तरफ मुतवज्जा हुए। सिकंदर साहिब, मैं आपकी बेटी हरीम का हाथ अपने जाजिब के लिए मांगता हूँ। मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद है, अगर आपको इतराज़ ना हो तो हम अभी बच्चों का निकाह कर देते हैं। आप बेफिक्र रहें, हरीम हमारे जाजिब के साथ बहुत खुश रहेगी, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। मुझे इस रिश्ते और निकाह से कोई एतराज़ नहीं, मगर मैं चाहूँगा कि आप निकाह के साथ साथ हरीम को रुखसत भी कर लें। कमाल साहिब की बात सुनते शीजल भी आगे बढ़ती बोली तो सिकंदर, बलाज ने फ़ौरन जवाब दिया, जिस पर सब ने एक दूसरे को हैरानगी से देखा। हरीम ने भी बेयकीनी से अपने बाप को देखा। मुझे रुखसती पर कोई एतराज़ तो नहीं है सिकंदर साहिब, मगर यूँ इतनी जल्दी और छुपकर बच्ची की रुखसती, रिश्तेदार और सर्कल वाले क्या कहेंगे? देखे कमाल साहिब, ये दोनों तो पहले ही शादी का फैसला कर चुके हैं। हम दोनों को तो यहाँ बस फॉर्मेलिटी के लिए इन्होंने बुलाया, तो बेहतर यही है कि हम इन दोनों की बात मानकर इनकी मर्जी के मुताबिक फैसला कर दें, वरना ये लोग इतने बड़े तो हो चुके हैं कि निकाह ख्वाह को घर में बुलाकर बिठाकर फिर अपने वालिदैन को बुला रहे हैं। अब हम हाँ करें या ना इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये शादी तो होकर रहेगी। बेहतरी इसी में है कि हम खुद ये शादी कर दें। कमाल साहिब की बात सुनते सिकंदर, बलाज फ़ौरन बोले तो कमाल साहिब ने बात समझते हाँ में सर हिलाया। मगर अंकल, हरीम की तो कोई गलती नहीं है, इस बेचारी को तो ये भी याद नहीं है कि आप इसके वालिद साहिब हैं। बेटा, तुम बच्चे चाहे जितने मर्जी बड़े हो जाओ, मगर याद रखना हम तुम्हारे वालिदैन हैं, तुम्हें इस दुनिया में लाने वाले, तुम्हारी एक एक रग से वाकिफ़। चलिए कमाल साहिब, निकाह करवाते हैं। उस्मान की बात सुनते सिकंदर, बलाज तंजिया बोले और फिर कमाल साहिब को लेते बाहर निकले तो बाकी सब मर्द भी परेशानी से बाहर आए, जबकि सब लड़कियां कमरे में ही बैठी रही। हरीम तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि अब क्या होगा। एजेंट ग्रे के तो वहमो गुमान में भी ना था कि हरम और इसका बाप इन 7 दोस्तों को जानता होगा। अभी हरम ये सब सोच ही रही थी जब सिकंदर, बलाज, कमाल साहिब, उस्मान और मशारिब के साथ निकाह ख्वाह कमरे में दाखिल हुए। इन्हें कमरे में आता देखकर अलवीना ने फ़ौरन से हरीम का चेहरा छुपाया, जबकि निकाह ख्वाह आते हरीम के पास बैठे। हरीम सिकंदर, वल्द सिकंदर, बलाज, आपका निकाह जाजिब कमाल वल्द कमाल उमर से एवज 20 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। मौलवी साहिब के सवाल पर हरीम ने परेशानी से अपने बाप को देखा, जो बस खामोशी से सीने पर हाथ बांधे खड़े थे। हरीम को खामोश देखते शीजल ने इसके कंधे पर हाथ रखा तो हरीम ने नम आंखों से जवाब दिया। फिर मौलवी साहिब ने हरीम से निकाह के पेपर्स पर दस्तखत करवाए और बाहर की जानिब बढ़े तो कमाल साहिब ने आगे बढ़ते हरीम के सर पर हाथ रखा, जबकि सिकंदर, बलाज खामोशी से बाहर निकले तो बाकी सब मर्द भी बाहर चले गए। जाजिब कमाल वल्द कमाल उमर, आपका निकाह हरीम सिकंदर वल्द सिकंदर बलाज से एवज 20 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त अदा किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है, कबूल है, कबूल है। मौलवी साहिब के सवाल पर जाजिब फ़ौरन बोला तो मौलवी साहिब ने इससे निकाह पेपर्स पर दस्तखत करवाए। फिर दुआ करते सबको निकाह की मुबारकबाद दी और उठते वहाँ से निकलते चले गए। मौलवी साहिब के जाने के बाद सब लोग लाउंज में इकट्ठे हुए तो हरम भागकर सिकंदर, बलाज के सीने से लगी। सलार, मैं और हरम घर जा रहे हैं, तुम अब आ रहे हो, कल आओगे? जैसे आप कहेंगे सर।
बाबा रीम नहीं जाएगी हमारे साथ? सिकंदर बलाज का सवाल सुनते सलार फौरन बोला तो हरीम ने परेशानी से सवाल किया, जिस पर सिकंदर बलाज ने हरीम को देखते नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, हरीम की शादी हो गई है, अब वो अपने शौहर के साथ रहेगी। तो क्या हम रीम को नहीं मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकते? ज़रूर मिल सकते हैं। हरीम कोई दूर थोड़ी जा रही है, वो तो तुम्हारे मासा मूफा के घर जा रही है। तुम जब चाहो अपने गाजी के साथ आकर उसे मिल सकती हो। सिकंदर बलाज की बात सुनते हरम ने नम आंखों से सवाल किया तो शीजल ने मुस्कुराकर इसे जवाब दिया, जिस पर हरम ने नफ़ी में सर हिलाया। नी, रीम मेरे साथ जाएगी, वो मासा मूफा के घर नहीं जाएगी। हरम, खबरदार, जो तुमने जिद की, चुपचाप घर चलो। हरम की जिद करने पर सिकंदर बलाज गुस्से से बोले तो हरम डर के मारे सलार के सीने से लगी, जबकि हरीम इसे देखती 2 कदम आगे बढ़ी। बाबा, आप हरम को ऐसे डांटे तो ना, अपने शोहर के साथ खुश रहो। चलो सलार। बाबा रुके। हरम की बात सुनते ही सिकंदर बलाज गुस्से से इसे देखते बोले, फिर सलार को देखते बोलते आगे बढ़े तो हरीम आगे बढ़ती सिकंदर बलाज का बाजू पकड़ती बोली, जिस पर सिकंदर बलाज ने घूर कर इसे देखा और फिर एक झटके से अपना बाजू छुड़ाया तो सबने इन्हें हैरानगी से देखा। क्या चाहती हो तुम हरीम? अब क्या चाहती हो? तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन ने अपना दिमागी तवाज़ुन खो दिया, मैं दिल का मरीज बन गया। अब और क्या चाहती हो? क्या हम दोनों की जान लेना चाहती हो? नहीं बाबा, मैं बस खामोश हो जाओ। तुम जाजिब से शादी करना चाहती थी, मैंने करवा दी, तुम्हें इसके साथ खुश रहने की दुआ भी दे दी। अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त मुझ में नहीं है हरीम, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिकंदर बलाज के चिल्लाकर बोलने पर हरीम रोते हुए बोली तो सिकंदर बलाज गुस्से से इसकी बात काटते बोले, जिस पर हरीम ने नफ़ी में सर हिलाया। बाकी सबने परेशानी से इन्हें देखा। बाबा, मैं क्यों चाहूँगी कि आप मरे? मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा। सिकंदर साहिब, क्यों बच्ची पर गुस्सा हो रहे हैं? गलती जाजिब की थी, इसके तेज़ गाड़ी चलाने की वजह से इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ और हरीम बेटी की याददाश्त चली गई। आप अभी इसे घर लेकर जाएं, हम लोग हफ्ते वाले दिन रुखसत करने आएंगे। हरीम की बात सुनकर कमाल साहिब समझाने वाले अंदाज में बोले तो सिकंदर बलाज ने हाँ में सर हिलाया। फिर सलार को देखते कमाल साहिब को मिलते बाहर की जानिब बढ़े तो सलार हरम और हरीम दोनों को लेता इनके पीछे बढ़ा। इनके जाने के बाद अलवीना जाजिब के पास आई। जाजिब, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि। कोई बात नहीं बज्जो, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। अलवीना अभी बोली ही थी कि जाजिब इसकी बात काटता बोला, फिर मुस्कुराता इसे सीने से लगा गया, जिस पर अलवीना भी हल्का सा मुस्कुराई। फिर वो सब लोग अपने अपने घरों को रवाना हो गए।